हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा सारथी बाई पीके। साथियों, हम जिस सीरीज को जो साइकोलॉजी की 11 से प्लस क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, आज उसका पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से हम पहले 4 पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने वो जो हमारे 4 पार्ट नहीं देखे थे तो उनको जरूर देख लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक पूरे करेंगे। ठीक है साथियों, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनको अगर आपने वो पहले कर रखे हैं तो एक बार आपका उससे रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो आपकी उससे प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी इसके साथ साथ हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 201 से तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 201 है आपकी स्क्रीन पर। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए, अभिभावक एवं अध्यापक का। बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका है ये योगदान? तो इसका आपने आंसर चूज कर लिया होगा। ये है, सॉरी, ये है ऑप्शन नंबर सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 202 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ए, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। बी, वे हमेशा सफल होते हैं। या सी, वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। या फिर ऑप्शन डी है आपका, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो क्या ऑप्शन रहेगा आपने पहचान लिया होगा। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर बी, वे हमेशा सफल होते हैं, ये हमारा ऑप्शन गलत है। क्योंकि वो प्रयास सबसे पहले करते हैं और कोई जरूरी नहीं कि वो हर प्रयास में सफल हो जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 203 है आपका। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ए, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। बी, व्यवसाय की समस्या। सी, नई परिस्थिति के साथ समायोजन। या फिर उपयुक्त सभी। तो किशोरावस्था में देखिए, संवेगों की तीव्रता के इन तीनों के साथ ही प्रकट होती है। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, बी, व्यवसाय की समस्या, साथ ही साथ नई परिस्थिति के साथ समायोजन भी। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसके साथ जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 204 है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं? ए, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी। बी, तनाव मुक्त। या ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये वाला आपका ठीक रहेगा। सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो तनाव मुक्त भी हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 205 है आपका। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार यानी कि अति मानव वह होता है जिसे ए, ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। बी, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है। या ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। या ऑप्शन डी, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या कौन सा ठीक रहेगा आपका? जो ऑप्शन ए है, ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, जो सामाजिक पैमाने की विधि होती है उसमें यही ऑप्शन आपका सूट करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 206 आपका। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो देखिए, इसी क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। यानी कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु जो साहचर्य जो विधि का नाम है वो है साहचर्य परीक्षण विधि। और ये दी किसने थी? ये दी गई थी जुंग के द्वारा। और कब दी गई थी वो आपको यहाँ पे चूज करना है। ए है आपका 1912 में। बी है आपका 1922 में। सी 1848 में। या डी 1910 में। तो कब की गई थी? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो हम बता देते हैं। इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1910 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 207 है आपका। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ए, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशलताएं सीखना। या बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। या सी है आपका व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। या ऑप्शन डी है आपका अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना।
तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 208 है, अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए वॉटसन ने, बी पेवलोव ने, सी गुथरी ने, या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। तो ये आपने पहले भी कर रखा है, ये किया था। ऑप्शन डी जो है आपका थॉर्नडाइक, ये सही है। थॉर्नडाइक ने ही प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 209 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो ये वाला क्वेश्चन हमने आपको पिछली जो वीडियो कराई थी उसमें हमने आपको ये चूज करने के लिए भी दिया था। तो इसमें क्या है, तीन जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अंतर्गत तीन जो गेस्टाल्टवादी थे उनका नाम आएगा इसमें। उनमें से किसी का भी नाम आ जाए तो इसमें आप उनका नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो अंतर्दृष्टि के अंतर्गत जो गेस्टाल्टवाद था उनके द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी, वर्दीमर कोफका। और तीसरा नाम हमने आपसे वहाँ पूछा था, इसमें भी पूछते हैं आपसे। ठीक है। इसका ऑप्शन आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 210 है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों द्वारा प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो क्या आएगा इसका आंसर? जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, यानी कि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनकी क्षमता का मूल्यांकन करना ही उनका मूल्यांकन करना ही आपका आंसर है। ठीक है। तो शैक्षिक विकास का मूल्यांकन भी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 211 है आपका, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता एवं संवेगात्मक दशा में समान तथा एक जैसे नहीं होते, या ऑप्शन सी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते, सभी में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 212 है, पेवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था? पेवलोव ने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया था? ए खरगोश पर, बी चूहे पर, सी कुत्ते पर, या डी बंदर पर। तो बंदर पर तो किया था। चलिए इसका आंसर आएगा आपका सी, कुत्ते पर। पेवलोव ने किस पर किया था? कुत्ते पर। ठीक है। स्किनर ने चूहे पर किया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 213 आपका, शिक्षा का समान अवसर का अर्थ है एक बालक की जाति, मत, रंग, देश, क्षेत्र और धर्म को आधार ना मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने पर अवसर समान अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन सी है, एक बालक को बिना किसी भेदभाव समान विधियों और सामग्री का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए, या ऑप्शन डी आपका, एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी जीवन और व्यावसायिक जीवन के लिए उपयुक्त हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 214 है आपका, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है? ए शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों, बी सामान्य बुद्धि, सी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता, या ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो क्या आंसर रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 215, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहुमुखी, या बहुत परिश्रमी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अपसारी चिंतक होता है। ठीक है। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अपसारी चिंतक में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216 आपका, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ए व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, ऑप्शन बी व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या ऑप्शन डी यह समझने के लिए कि क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के लिए योग्य या अयोग्य है। तो किस लिए होता है? तो ये होता है यह समझने के लिए कि
क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं? तो इसके लिए तो इसी के लिए विद्यालयों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना, इनकी भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 217 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, बी विद्यार्थियों की अनुकूलन क्षमता, या सी विद्यार्थियों की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, या डी प्याजे संबंधी कार्य। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, विद्यार्थियों की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, ये आपका आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 218 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, या सीसी। तो जो मानक है ये आपका मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो तीनों है, निर्माणात्मक, योगात्मक और सीसी, ये तीनों ही आपके इवेल्युएशन के प्रकार है। सहसावस्था की अवधि कब तक होती है? तो ये आपने प्याजे की अवस्थाओं से पढ़ ही लिया होगा। तो ये होती है सबसे पहली अवस्था जिसे हम सेंसरी मोटर पीरियड कहते हैं। तो ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक, यानी कि जन्म होने से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो ये आपकी सहसावस्था कहलाती है। जो अवस्थाएं हैं उनके टाइम पीरियड और अवस्थाओं के नाम आप पेपर में जरूर पढ़ के जाए। ठीक है, तो प्याजे ने 4 अवस्था बताई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 है आपका, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड का स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। कौन सी थी? ए स्थानिक, बी शारीरिक गतिबोधक, सी संगीत में, या डी भाषाई। तो कौन सी थी? सी संगीत में। ठीक है, क्योंकि संगीत बजा रहा था तो संगीत में। क्वेश्चन नंबर 221 है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के लिए मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है कोल एवं ब्रूस का, सी ड्रेवल का, सी है आपका डिहान का, या डी है आपका क्रो एंड क्रो का। तो ये आपको रटनी पड़ेगी है, मान लीजिए। तो ये है क्रो एंड क्रो की लाइन। ठीक है, प्रश्न नंबर 222 है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी सी है आपका अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या डी है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अभिप्रेरणा और अनुभव दोनों ही इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इनकी श्रृंखला को ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 223 है आपका, मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक हैं? ए टाइडमैन, बी वुडवर्थ, सी वॉटसन, डी फ्राइड। तो कौन है? इसका आपका आंसर रहेगा जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ने ही व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? तो ये किया था 1920 में। ये आपको रटना है, ये मान लीजिए आपको। ठीक है, जो डेट वाली होती है ये आपको सारी सारी रट कर रखनी है। क्वेश्चन नंबर 225 है, कोल्सनेक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? ए अरस्तु से, बी सुकरात से, सी प्लेटो से, या डी लॉक से। तो किससे मानते हैं? तो आपका ए अरस्तु, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 226 है, सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से, या प्रेरणा से। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, प्रेरणा से ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है सीखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 228 है, खेल को ऐच्छिक तथा आत्मप्रेरित क्रिया किस मनोविज्ञान ने माना है? ए फ्राइड ने, बी स्टर ने, सी ड्रेवर ने, या डी अरस्तु ने। तो इसको क्या है? स्टर ने माना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 229 है, निम्नलिखित में से समाजविधि विधि के प्रणेता कौन है? ए हर्बर्ट, सी बी जीन प्याजे, सी जेल मोरेनो, या डी थॉर्नडाइक। तो हर्बर्ट ने क्या है आपके उपागम दिए थे, हर्बर्ट के जो है आपकी लेसन प्लानिंग के उपागम दिए थे, और प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी आपकी विकास की अवस्थाएं, और थॉर्नडाइक ने क्या है सिद्धांत दिया था आपका। ठीक है, चलिए तो इसके अलावा जो आपका आंसर है समाजविधि विधि का, ये है आपका जेल मोरेनो। अगर आप मान लीजिए पेपर में आप बैठे हुए हैं और आपको कोई एक ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है,
तो उसका आप जो इसके अलावा जो 3 ऑप्शन बचते हैं पहले आप उनको ट्राई करके देखिए, और उनके बारे में आपको पता है तो जो बचा हुआ ऑप्शन होता है चौथा, वही आपका आंसर रहता है। तो ये आपकी ट्रिक होती है पेपर में आपको करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 230 है आपका। बालकों में खेलों को से विकसित होने वाली शक्तियां हैं, ए शारीरिक, बी मानसिक, सी सामाजिक या डी उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, खेलों से क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, साथ के साथ जब खेलते हैं तो उससे सामाजिक विकास भी बढ़ता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 231 है। मारिया मोंटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है, ए गीतों द्वारा, बी खेलों द्वारा, सी उपहारों द्वारा या डी उपरोक्त सभी। तो जो मारिया मोंटेसरी की जो पद्धति है उसमें इन सभी के द्वारा जो है शिक्षा दी जाती है, खेलों द्वारा भी, गीतों द्वारा भी, इसके साथ साथ उपहारों के द्वारा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 232 है। निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है, संबंधवाद का सिद्धांत, डॉपलर सूज का सिद्धांत, अनुकूलित अनुकूली सिद्धांत और डी है आपका पुनर्वलन सिद्धांत। जो आपने पढ़ लिया होगा, डॉपलर सूज का सिद्धांत कोई भी हमारा सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो यही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 233 है आपका। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया, ए बागले, बी कोहलर, सी थॉर्नडाइक, डी पेवलॉव। तो किसने किया था, तो थॉर्नडाइक ने सबसे पहले प्रयोग किया था पशुओं पर, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किस पर किया था, तो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था अपना। आपका क्वेश्चन नंबर 234 है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंद मनोविज्ञान या संयोजनवाद कहलाता है, ए हल, बी स्किनर, सी कोहलर या डी थॉर्नडाइक। तो कौन कहलाता है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 235। गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग है, स्थिति का स्पष्ट संगठन, बी अधिगम स्तर के अनुकूलन परिस्थितियों का निर्माण, सी स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन या डी उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा आपका आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपरोक्त सभी, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 236 है। सक्रिय अनुबंधन का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, बी मनस्तानी बालकों के परीक्षण में, सी व्यवहार के को अपेक्षित कर रूप देना या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, यही आपका अनुप्रयोग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 237 है। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, बी विषय वस्तु पर अधिकार, सी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या डी उपयोग सभी। जो आपके ये तीनों ऑप्शन है इससे पहले, ये आपके तीनों ही सही हैं, इसलिए आपका जो चौथा नंबर है वही सही माना जाएगा, यानी कि ये सभी। प्रश्न नंबर 238 है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है। तो ये आपको रटना है पड़ेगा, इसको हम डायरेक्ट बता देते हैं, ये है रॉस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239 है आपका। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे, ए सृजनशील, बी अच्छे अंक प्राप्त करना, सी विश्लेषण या डी अध्ययन। तो जो आपका ए है, यानी कि सृजनशील, ये कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा सृजनशील हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 240 है। अहम निर्देशित होता है, ए सुख के सिद्धांत द्वारा, बी वास्तविक सिद्धांत द्वारा, सी आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या डी सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा ये निर्देशित होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 241 आपका। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, ए सहसंबंध, बी मार्गा मार्गांत मार्गांतरीकरण, सी विलय या डी नवीनीकरण। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मार्गांतरीकरण, तो यही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 242 है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था या डी सभी।
तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है ये आपकी खिलौनों की आयु मानी जाती है। और ये वाला क्वेश्चन लगभग सीटेट में 1-2 बार ना ही नहीं आया, नहीं हर पेपर में ये पूछा जाता है, खिलौनों की आयु सबसे महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 243 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? ए, व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग। बी, बहु परिप्रेक्ष्य की निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। सी, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। या डी, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो देखिए, हम प्रतिस्पर्धा ऐसी बिल्कुल नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इसका क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराएंगे जिससे कि बच्चे अपने जो अनुभव हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा कर सकें और एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त कर सकें, ठीक है। प्रश्न नंबर 244 है आपका, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, शिक्षकों के अनुसार कार्य करना। बी, बच्चों की स्वीकृति। सी, शिक्षकों का सकारात्मक रुख। या डी, बच्चों के प्रयासों का अनुमोदन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 245 है, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ए, सरल कार्य की खोज के लिए। बी, नवीनता का पता लगाने के लिए। सी, सतत संघर्ष करने के लिए। या डी, गलतियां करने के लिए। तो आपने इसका आंसर चुन ही लिया होगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, नवीनता का पता लगाने के लिए छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 246 आपका, निम्न में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है। ए, स्टैनफोर्ड बिने। बी, वेस्लर बिने। सी, बेल स्केल्स। या डी, रोसार परीक्षण। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बेल स्केल्स, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। तो बेल स्केल्स को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है, ठीक है। चलिए 245 आपका, बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो तथा और गलतियां करने पर उन्हें दंडित ना करता हो। बी, बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है। तो ये तो बिल्कुल गलत रहेगा। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। तो तो ये हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, जहाँ बच्चे गलतियां करते हैं आप उसको ये ना सोचें कि बच्चे गलतियां कर रहे हैं, बार बार गलतियां कर रहे हैं। जितनी गलतियां कर रहे हैं कि मतलब कि बच्चा सीख रहा है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। गलती करना उसके सीखने का ही एक हिस्सा होता है। बच्चा शुरुआत में गलतियां करता है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे उसमें सुधार आता है वो उसको सही करना सीख जाता है, और वहीं पर उसका जो गलती करने ठीक करना शुरू कर देता है, तो समझ लिए बच्चा सीखना शुरू कर दिया, उसने बच्चा सीख चुका है। क्वेश्चन नंबर 248 आपका, अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है। बी, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। सी, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है। या डी, पुराने तथा नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है। तो क्या करती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए जिज्ञासा को उत्पन्न करती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 249 आपका, मानव व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ए, परवरिश और शिक्षा का। बी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। तो देखिए, इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको कई बार बता चुके हैं पिछली वीडियो में मिलाकर। 3 से 4 बार ऐसे ही क्वेश्चन घूम फिर कर बार बार आते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी ठीक है। आज का है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ए, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो। बी, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है। सी, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित शिक्षा हो। या डी, अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो। तो ये भी हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। बच्चे को आंतरिक रूप से प्रभावित होना
अति आवश्यक है, तभी बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, आंसर इसका। ठीक है, चलिए साथियों, यहाँ पर खत्म होते हैं हमारा आज के 250 तक के पूरे प्रश्न। ये थी हमारी वीडियो नंबर 5। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है और चाहते हैं हम आपके इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते रहें, और आपकी जो भी आने वाली परीक्षाएं, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, रीट हो या फिर यूपी टेट हो, खास करके सीटेट और यूपी टेट की परीक्षा आपकी जल्दी आने वाली है। तो आपको, मुझे आशा है कि ये वाले क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप इनको, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उनका रिवीजन जरूर कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि प्रतिदिन आपके लिए वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाए। ठीक है, जिससे कि आपकी परीक्षाओं में इससे आपकी हेल्प हो सके। तो साथियों, हमारे वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ अपना लाइक देकर वीडियो को प्रोत्साहित जरूर करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।